एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं रेकविक की एक मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूं जिसे हम R25 के या R25 ड्रॉप के नाम से जानते हैं या डॉक्टर रेकविक की नंबर 25 के नाम से हम जानते हैं। और ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होम्योपैथी मेडिसिन है और बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की किसी भी समस्या में, स्पेशली जहां पर एनलार्जमेंट है या प्रोस्टाइटिस है तो वहां पर ये रेमेडी के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम R25 के बारे में जानने वाले हैं, उसके क्या यूजेस होते हैं, ये रेमेडी आपको कहाँ मिलेगी, उसमें किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन मिली हुई हैं और उन होम्योपैथी मेडिसिन के क्या क्या एक्शंस होते हैं, किस तरीके से यूजेस करनी है, कहाँ मिलेगी, उसकी प्राइस कितनी होती है, सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए जरूरी है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए हम ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर R25 हम कहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोस्टेट ग्लैंड आखिर होती क्या है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये पुरुषों में पाई जाने वाली एक ग्लैंड होती है जो कि एक अखरोट के आकार के बराबर होती है और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां से जो यूरेथ्रा आपका निकल रहा होता है उसके चारों तरफ पाई जाने वाली एक ग्लैंड होती है जो कि बहुत स्मॉल साइज में होती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसमें एक व्हाइटिश लिक्विड बनता है, वहां पे प्रोडक्शन होता है जो कि आपके जो सीमेन होता है उसका भी एक पार्ट होता है और ये आपके जो शुक्राणु होते हैं उनके भोजन का भी एक तरीके से काम करता है, उनके भोजन के रूप में भी ये एक तरीके से वर्क करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो जो भी सिक्रीशंस होते हैं पुरुषों में उसका योगदान देने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसमें जो सीमेन होता है ये एक तरीके से उसका अंश होता है और पुरुषों में की उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है साथ साथ उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार भी बढ़ता है। और जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता है। इसके पीछे कॉजेज कई सारे होते हैं, जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं। अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम रही है इनलार्जमेंट की या बीपीएच की तो ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। अगर आप डायबिटिक है तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाती है चीजें। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं जिसका ऐसा नहीं है कि आपको इनलार्जमेंट हो रहा है या प्रोस्टाइटिस हो रहा है तो किसी तरीके का कुछ आपको कैंसरस जैसी समस्या और ऐसा नहीं होता है। एकदम नॉर्मल फिनोमिना है जब आफ्टर 50 बहुत सारे पुरुषों में इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है और जैसे जैसे इनलार्जमेंट होता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड काफी ज्यादा तक बढ़ जाती है तो वहां पे यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो है पुरुषों में क्रिएट हो जाती है। वो कारण इसलिए होता है कि जो आपका यूरेथ्रा होता है उसके दोनों तरफ से ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहां पर जैसे जैसे वो इनलार्ज होती है तो वैसे प्रेशर बनाती चली जाती है और जो यूरेथ्रा होता है वहां पर उसको प्रेशर आता है, वहां पर उसका जो फ्लो होता है यूरिनेशन का वो रुक जाता है। इस वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम जो है पुरुषों में क्रिएट हो जाती है। R25 को जैसे कि मैंने बताया प्रोस्टाइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो प्रोस्टाइटिस होता है वो एक तरीके से एक इन्फ्लेमेशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का जहां पर वहां पर स्वेलिंग और रेडनेस जैसी समस्या भी हो सकती है। वो एक तरीके के इन्फेक्शन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम होती है जो पुरुषों में जो यंग जो जनरेशन होती है उसमें काफी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि बीपीएच के बारे में बताया, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसे हम कहते हैं, तो ये आयु के कुछ समय बीतने के बाद या आफ्टर 50 ये प्रॉब्लम होने वाली समस्या होती है जिसमें कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका आकार धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं और एक समय के बाद में वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, स्वेलिंग काफी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से पुरुषों में समस्याएं शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। अगर बात की जाए हाइपरप्लेजिया हो रहा है या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रही है तो किस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है पुरुषों को। तो जो आपकी यूरिनरी जो फ्लो होता है उसमें रुकावट आती है, उसमें कठिनाई होती है, वो ठीक तरीके से यूरिनेशन या यूरिन पास आउट नहीं कर पाते हैं।
कभी कभी जब वो यूरिन पास करने के लिए ट्राई करते हैं तो बहुत धीरे धीरे उनकी यूरिनेशन आती है, काफी ज्यादा उन्हें प्रेशर को है जो है लगाना पड़ता है, और बार बार फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिनेशन की वो बढ़ जाती है, दिन हो चाहे रात हो, उन्हें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ जाता है। स्पेशली नाइट टाइम में उनके लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाता है और बार बार उन्हें ऐसा लगता है कि ब्लैडर भरा हुआ है, और जब वो जाते हैं यूरिनेशन करने तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है यूरिनेशन पास आउट होती है। इसमें ऐसा होता है कि पुरुष जब है यूरिनेशन के लिए जाते हैं उसके तुरंत बाद ही उन्हें फिर से अर्ज हो जाती है यूरिनेशन की, तो बार बार उनको वो ठीक तरीके से जो उनका ब्लैडर है ठीक तरीके से खाली नहीं हो पाता है। जो रेसिड्यूअल यूरिनेशन होता है वो हमेशा बचा हुआ रहता है और हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ब्लैडर जो है फुल है, तो तुरंत यूरिनेशन के जाने के तुरंत बाद ही उन्हें अगेन अर्ज होने लग जाती है। ऐसे पुरुषों में जहां पे कि प्रोस्टाइटिस भी है, साथ में वहां पर हाइपरप्लेजिया भी है, तो उनको यूरिनेशन करते समय काफी ज्यादा बर्निंग होती है, काफी ज्यादा पेन भी होता है, तो ये भी उनको महसूस हो सकती है। और कभी कभी बहुत सारे केसेस में वहां पर ब्लीडिंग भी नजर आती है, यानी कि यूरिनेशन में वहां पर उन्हें ब्लड भी नजर आ सकता है यूरिनेशन के दौरान, या खून जो है रक्त उनके यूरिन में दिख सकता है। हमेशा यूरिनेशन हो जाने के बाद में भी उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका ब्लैडर अभी ठीक तरीके से खाली नहीं हुआ है। ये थी छोटी सी जानकारी प्रोस्टेट के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, बीपीएच के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। थोड़े छोटे शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं वो है R25। ये आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं, मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके की मेडिसिन है। हर बार मैंने आपको एक्टिवेट की जितनी भी मेडिसिन है उनकी अनबॉक्सिंग करके बताई हुई है कि किस तरीके से पैकेजिंग में आती है। ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ऑलरेडी कि किस तरीके से लेना है। इस तरीके से कांच बोतल में आती है। 22 ml की ये बोतल होती है, जो कि इसमें बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। बात करते हैं कि इसमें किस तरीके की होम्योपैथी कौन कौन सी कंटेंट मिले हुए हैं। तो इसमें चिमाफिला मिला हुआ है, क्लेमाइटिस इरेक्टा मिला हुआ है, कोनियम मैकुलेटम इसमें मिला हुआ है, फेरम पिक्रिन है, पेरेरा ब्रावा है, पेपिलस है, पल्सेटिला एंड सेबर सेरुलिटा है। सेबर सेरुलिटा जो है इनकॉन्टिनेंस के केसेस में या बीपीएच के केसेस में काफी ज्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। R25 को अगर देखा जाए तो ये जो आपकी एक्यूट या क्रोनिक प्रोस्टाइटिस होता है उसमें ये काफी ज्यादा यूजफुल होती है। इसके इंडिकेशन में प्रोस्टाइटिस के बारे में ही दिया हुआ है, जहां जैसे जिसमें कि इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है तभी इसे दिया जाता है। लेकिन ये प्रोस्टेट जो हाइपरप्लेजिया है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी और बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। अलग अलग एक्शंस जो है मेडिसिन के वो देख लेते हैं। तो चिमाफिला जो होम्योपैथी मेडिसिन है इसमें शार्प पेन होता है। जब भी कभी पेशेंट यूरिनेशन के लिए जाता है तो उन्हें काफी ज्यादा शार्प पेन होता है, बार बार उन्हें अर्ज होती है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाइट टाइम पे स्पेशली पेशेंट को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, और जो पेन होता है वो आपके ब्लेडर से होते हुए नीचे की तरफ जाते जाते एक्सट्रीमली पेन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग जो पेन होता है, और वो धीरे धीरे यूरेथ्रा की तरफ जाता है। बहुत ज्यादा पेन उन्हें महसूस होता है, और ब्लेडर कैल्कुलाई की कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है पेशेंट को दी जाती है। क्लेमाइटिस जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर अगर हुआ है, जो वहां पर जो पाइप है, जो यूरेथ्रा है, अगर वो पाइप जो है सिकुड़ गई है, वहां पर किसी तरीके की रुकावट आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा उपयोगी होती है। इसमें इंडिकेशन दिया हुआ है ग्लेरी यूरिन बट विदाउट द पस। इसमें जो यूरिन है उसका रंग थोड़ा सा आपको ग्लेरी जैसा समझ में आ सकता है। उसकी जो यूरिन होता है वो ग्लेरी होता है, लेकिन उसमें पस नहीं होता है, विदाउट पस होता है, और इसमें यूरिनेशन बहुत ज्यादा बार बार आपको महसूस होती है। यूरिनेशन के लिए आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है, एकदम से आपको यूरिन पास आउट नहीं होती है। थोड़ा सा वेट करने के बाद में आपको ड्रॉप जो है यूरिनेशन आती है। साथ ही साथ जब वो आती है तो उसमें बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशन काफी ज्यादा होते हैं, पेन बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद में पेनलेस भी हो जाता है फ्लो। पहले स्टार्टिंग जो होती है उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, यूरिन ठीक तरीके से पास नहीं होती है, ड्रॉप से शुरू होती है, और बाद में जब फ्लो आने लगता है तो वहां पर आपको पेन नहीं आपको समझ में आता है। साथ ही साथ ये मेडिसिन जो है गोनोरिया या ऑर्काइटिस के केसेस में भी दी जाती है पेशेंट को, क्लेमाइटिस जो होती है। कोनियम जो है पैरालिटिक एस्थेनिया के केसेस में काफी ज्यादा उपयोगी होती है, और जब आपका वीक यूरिनरी स्ट्रीम होता है तो वहां पर भी मेडिसिन जो है दी जाती है। बाकी मेडिसिन की तरह ही इसके भी लक्षण होते हैं।
जो फेरापिक्रिन है वो मेडिसिन जो है नॉक्टर्नल डिजायर टू यूरिनेट, जब आपको रात के टाइम पर आप ठीक तरीके से नहीं सो पाते, आपको बार बार यूरिनेशन की डिजायर होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन दी जाती है, जहां पर आप यूरिनेशन के लिए आप बिल्कुल भी सबर नहीं कर पाते। यूरिन इनकॉन्टिनेंस के केसेस में ये मेडिसिन काफी ज्यादा उपयोगी होती है। और इसमें जनरल डिजायर टू यूरिनेट या बहुत ज्यादा डिजायर होती है यूरिनेशन की, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफी ज्यादा उपयोगी होती है। पेरिना ब्रावा जो मेडिसिन होती है इसमें काफी ज्यादा पेनफुल होता है, एक्यूट टेनिसमस होता है, एकदम जकड़ के साथ में दर्द होने वाला जो होता है यूरिनेशन के साथ जब आप पास आउट करते हैं तो काफी ज्यादा टेनिसमस होता है, काफी ज्यादा पेन होता है। और पेन जो होता है वो आपकी किडनी से होते हुए तो थाई की तरफ जाता है, और यूरिन में कभी कभी ग्रेवल भी आपको नजर आते हैं, ब्लडी हो सकता है, एसिडिक यूरिन होती है, और इसमें ब्लेडर केलियोलाई की कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है दी जाती है। इसके बाद में जो पॉपुलस ट्रेमोल करके जो होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डली हुई है वो अर्ज टू यूरिनेट विद द पेनफुल यूरिनेशन, इसमें पेनफुल यूरिनेशन होगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें होगी, और जो ग्रोइन एरिया है वहां पे आपको पेन बहुत ज्यादा होता है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो है पल्सिटिला, प्रोस्टाइटिस की कंडीशन में, ऑर्थराइटिस की कंडीशन में, गोनोरिया की कंडीशन में ये मेडिसिन काफी ज्यादा उपयोगी होती है। इसमें टर्बिट यूरिन होता है, इसमें येलोइश यूरिन बहुत ज्यादा होता है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसमें भी हाइपरट्रॉफी होती है, काफी ज्यादा स्वेलिंग होती है, और पेन जो होता है वो होता है ग्रोइन एरिया में। तो पल्सिटिला भी इस ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। सेबोसेरुलेटा जो है वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी में, स्वेलिंग की कंडीशन में दी जाती है। इसमें ब्लेडर का भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, और इसमें बहुत ज्यादा यूरिनेशन की अर्ज होती है, फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, और इसमें यूरिनेशन जो होता है काफी ज्यादा पेनफुल होता है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी मात्रा में अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर R25 को बनाया गया है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस के साथ में मिलकर R25 को तैयार किया गया है, और ये बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। लेने की विधि के बारे में अगर बात की जाए तो आपको हाफ कप ऑफ वाटर लेना है, या 15 से 20 ml वाटर आपको लेना है। इसमें 15 से 20 बूंद आपको इस ड्रॉप की डालनी है। दिन में 2 बार इस मेडिसिन का आपको उपयोग करना है। आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले, खाना खाने के आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको जैसे खट्टी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आपको इस तरीके की चीजें हैं तो रात में स्पेशली दही वगैरह का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ में आप इस मेडिसिन का उपयोग लगभग 3 से 4 महीने आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको समझ में आएगा कि जो भी सिम्टम्स थे आपके धीरे धीरे करके सबसाइड होने लगे हैं, धीरे धीरे करके आपको इंप्रूवमेंट जरूर नजर आने लगती है। कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना पड़ता है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इस मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये थी आज की वीडियो R25 के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के थ्रू आप इस मेडिसिन को समझ पाए होंगे, और शायद ये मेडिसिन आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।